वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हूं इरशाद अली। मैथमेटिक्स यानी कि गणित के इस नए कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं। ये पहला वीडियो लेसन रहेगा मैथमेटिक्स का। शुरुआत में ही कुछ चीज़ें मैं बता देता हूं इस कोर्स के बारे में। जो भी एस्पिरेंट्स किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी टेट के हों, चाहे सी टेट के हों, चाहे एसएससी, पीसीएस, रेलवे, उन सभी में मैथ्स जो आता है कॉम्पिटिटिव लेवल का, अगर आप में से किसी को भी नहीं आता है, जीरो लेवल पर हैं, आपने मैथ्स बचपन में सीखा है या नहीं सीखा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत करूंगा और एक्सट्रीम लेवल तक आप जाएंगे इस मैथ्स में। यानी आपका सी टेट का पेपर हो, चाहे यूपी टेट का, चाहे एसएससी का, इन सभी एग्जाम्स में आप मैथ्स के क्वेश्चंस पूरे सॉल्व करके आओगे। बशर्ते आपको ये कोर्स पूरा कंप्लीट देखना होगा और जितने क्वेश्चंस आपसे करवाए हैं सब आप जो है बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। शुरुआत करते हैं। और ये कोर्स स्पेशली डिज़ाइन है सी टेट और यूपी टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग भी, और साथ ही इन तीनों एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग भी। देखिए, सी टेट और यूपी टेट में ये टॉपिक जो है आपका पहला है नंबर एंड ऑपरेशंस। वहाँ इस नाम से मेंशन है, संख्याएं और संक्रियाओं के नाम से। और बाकी इन एग्जाम्स में ये नंबर सिस्टम के नाम से, संख्या पद्धति के नाम से है। तो शुरुआत करते हैं। वीडियो को प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी जितने भी वीडियोस आएंगे शुरुआत में ही लाइक का बटन दबा दिया करें और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स को। और जो भी नए एस्पिरेंट्स हमारे इस चैनल पर आ रहे हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन ऑन करके रखें। संख्या पद्धति में शुरुआत करते हैं बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सी टेट जो आपका 2019 में भी 7 जुलाई को पेपर हुआ है, प्राइमरी लेवल का 1 to 5 तक का, उसमें एक क्वेश्चन आया यहाँ से, बिल्कुल डिजिट का, अंक से ही शुरुआत कर ली उसने। अब मैं दिखाता हूँ, क्वेश्चन आगे लूंगा, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। डिजिट्स क्या होते हैं या अंक किसे कहते हैं? आपने गणित में इस तरह के सिंबल जरूर पढ़े होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 तक जो सिंबल्स आपको नजर आ रहे हैं ये कहलाते हैं आपके डिजिट। यानी अ डिजिट इज अ सिंगल सिंबल, एक अकेला प्रतीक होता है डिजिट, एक सिंगल यूनिट होती है ये, ठीक है। सिंगल मतलब अकेला, इसके साथ कोई और नहीं है, कुछ और नहीं है। अगर यहाँ 1 0 हो जाता, 10 हो जाता तो ये क्या होगा, सिंगल नहीं रहता फिर ये, ठीक है। तो अ सिंगल डिजिट इज अ सिंगल सिंबल, या अकेला प्रतीक होता है, या सिंगल यूनिट होती है ये। नेक्स्ट आगे चलिए, अब बात करते हैं संख्याएं क्या होती हैं। डिजिट और संख्या में फ़र्क क्या होता है? देखिए, आप मैंने वहाँ तक 9 तक लिखे थे, अब 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 आगे भी जाएंगे, 100 200 300 400 1000 500 आगे तक निकल गए, ठीक। हमने वहाँ देखा था कि सिर्फ एक ही सिंबल यूज़ हो रहा था, यहाँ मोर देन वन सिंबल यूज़ हो रहा है। तो वो सिंगल सिंबल था या सिंगल यूनिट थी या सिंगल डिजिट था वो, ठीक। वो सभी सिंगल डिजिट कहलाते हैं। और ये क्या है, यहाँ डबल डिजिट हो गए, 2 हो गए, मोर देन वन है यानी 2 हो गए, मोर देन वन है 3 हो गए, यानी एक से ज़्यादा है, यानी ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा। इसका मतलब क्या है, 2 या 2 से अधिक अंकों का ग्रुप, 2 या 2 से अधिक अंकों का समूह क्या कहलाता है? नंबर्स, संख्या कहलाता है, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ डिजिट्स टुगेदर इज कॉल्ड एज नंबर, ठीक है, इसको याद रखेंगे। यानी अंकों का समूह। भाई अंक समूह कैसे बनता है, ग्रुप कैसे बनता है? सिंगल पर्सन तो कभी ग्रुप नहीं बनता, 2 लोग होंगे तो वो क्या होगा, ग्रुप स्टडी आप करते होंगे, 2 लोगों का भी ग्रुप होता है, 3 का होता है, 4 का, यानी मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन अगर ग्रुप बनाना है तो 2 चाहिए। यहाँ भी 2 ही हैं या 2 से ज्यादा होंगे, ठीक। तो अंकों का समूह क्या कहलाता है? 2 या 2 से अधिक अंकों का समूह कहलाता है संख्या, ठीक। अब बात करते हैं न्यूमेरल्स क्या होते हैं, संख्यांक क्या होते हैं। संख्यांक क्या मतलब, अगर 545 लिखा है तो ये क्या है, 5 एक अंक है, 4 एक अंक है, 5 एक अंक है फर्दर, तो ये क्या है, अंक है, अंकों का समूह ही तो है। तो इसका मतलब क्या है, संख्याओं को जिन संकेतों, संकेत क्या थे मैंने शुरुआत नहीं बताया, संकेत शुरुआत नहीं बोला है, डिजिट्स को क्या बोला था मैंने, संकेत यानी सिंबल। जिन संख्याओं को जिन संकेतों के द्वारा व्यक्त किया जाता है उन्हें संख्यांक, यही जो संकेत हैं इन्हीं तो हम कहते हैं संख्यांक या न्यूमेरल्स। यानी संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त जो अंक हैं यही क्या कहलाते हैं, संख्या अंक या न्यूमेरल्स। तो अ डिजिट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ नंबर इज कॉल्ड एज न्यूमेरल्स। अब जुलाई 2019 का पेपर देखिए, उसमें जो क्वेश्चन यहाँ से बना है न्यूमेरल से और संख्या से, उसको समझिए, आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक। तो ये होते हैं बेसिक्स जो आपके सी टेट और यूपी टेट में रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। आपने देखे होंगे भारतीय संख्यांक कुछ इस तरह के होते हैं, आपने ज़रूर लिखे होंगे, अगर प्राइमरी टीचर रहे होंगे आप, अपने बच्चों को सिखाए होंगे मैथमेटिक्स में ये, या खुद भी सीखे होंगे बचपन में। अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल न्यूमेरल्स होते हैं वो ये हैं जो हम जनरली यूज़ करते हैं, ये रोमन न्यूमेरल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, अब बात करते हैं जो क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, ये इसी साल का पिछले महीने का क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द न्यूमेरल्स एंड नंबर। संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? A numerals is a symbol
used to represent a number. A numeral is a symbol used to represent a number. या हिंदी में ऐसे समझिए, संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है. सेम. अब दूसरा स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट ये है भाई, देखो ये स्टेटमेंट हमने पढ़ा है अभी तो देखा है, बिल्कुल डेफिनेशन देखी न्यूमेरल की. न्यूमेरल क्या होते हैं? एक न्यूमेरल्स अंकित होते हैं जो संख्याओं को प्रयुक्त करने के लिए जो डिजिट्स हम इस्तेमाल करते हैं वो न्यूमेरल्स कहलाते हैं. ठीक. संख्यांक एक प्रतीक होता है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है. पहला वाला सही हो गया. सेम नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट न्यूमेरल्स. एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है. एक संख्या ये लिखी थी मैंने, इसमें क्या है? ये 5 है, यहाँ और बढ़ा लो. ये विभिन्न ही तो हैं, डिफरेंट क्या है? ये डिफरेंट डिजिट्स हैं या डिफरेंट न्यूमेरल्स के थ्रू इसको प्रदर्शित किया जाता है एक संख्या को. बात सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं. तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ये ए और बी दोनों सही है. तो इसका आंसर आप कर लेंगे. तो समझ आया आपको मैंने क्या समझाने की कोशिश की यहाँ से? पिछले साल हमने जब ये यूपी टेट के लिए कोर्स किया था, यही चीज़ मैंने शुरुआत में बताई थी. वहाँ अंक से ही शुरू किया था मैंने, अंक से डिजिट्स है ना, फिर मैंने नंबर्स को समझाया, फिर न्यूमेरल्स को समझाया था. ठीक है. तो ये होती है स्टडी करने की. अगर एक्चुअल स्टडी करेंगे तो यही होता है मैथमेटिक्स, बिल्कुल बेसिक से. चलो अब संख्याओं के प्रकार देख लेते हैं कितने टाइप के होते हैं. एक बार ये पहला टॉपिक हमारा बेसिक है बिल्कुल. इसके बाद में आपके कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएंगे. मैं शॉर्टकट्स भी कराऊंगा आपको, चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको बिल्कुल. ठीक है. पहले हम डिस्कस करेंगे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है या नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. संख्याओं के प्रकार. वस्तुओं, देखिए जैसे हमारे पास चीज़ें होती हैं, कुछ भी चीज़ आप बोलते हैं कि कितने रुपए या कितनी किताबें लेकर आए, 4 किताबें 5 किताबें. हम जनरली क्या यूज़ कर रहे हैं? नंबर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, डिजिट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. तो चीज़ों और वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं. नंबर्स विच आर यूज टू काउंट दी ऑब्जेक्ट्स. संख्याएं या नंबर्स विच आर यूज टू काउंट दी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज नेचुरल नंबर. ठीक है. नेचुरल नंबर. अब कितनी, देखो कितनी वस्तुएं हैं, ये चीज़ हमें कहाँ से पता लगेगी? कितनी वस्तुएं हैं. ठीक है. कितनी बुक्स हैं, ये चीज़ कौन बताएगी? इस संख्या से रिप्रेजेंट करेंगे इस चीज़ को हम. ठीक. ये रहे आपके क्या है? ये प्राकृतिक संख्याएं. अब प्राकृतिक संख्या हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 को ही क्यों कहा? यहाँ अगर प्लस, यहाँ ये तो अगर माइनस कर दें इनके आगे सबके माइनस, तो ये क्या है? अब नेचुरल नंबर्स नहीं रहेंगी. ठीक. समझ गए ना? क्योंकि ये तो हमने काउंटिंग नंबर काउंट कर रहे हैं ना इस चीज़ को हम. ठीक है. काउंटिंग नंबर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. ठीक है. तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी? ये रहेंगी आपकी 1 से लेकर अनंत तक जाएंगी. ठीक. अगर इनके आगे माइनस लगा दोगे तो ये इंटीजर बन जाएंगी. आगे डिस्कस करेंगे उसको. संख्यांक का अर्थ मैंने फिर से लिख दिया है इस क्वेश्चन के बाद भी. संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंकों का अंक जो होते हैं वो संख्यांक कहलाते हैं. ठीक है. संख्यांकों को ही क्या है? अंक कहा जाता है. संख्यांकों को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है संख्यांक. अब ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे. ठीक. बात करते हैं होल नंबर की. पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जो प्राकृतिक संख्याएं हमने 1 से लेकर के अभी पढ़ी थी अनंत तक. ठीक है. अगर उनमें शून्य भी शामिल कर दिया जाए, बिल्कुल 1 से पहले शून्य को उसमें शामिल कर लिया जाए, इंक्लूड कर लिया जाए, तो संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं. इफ़ वी इंक्लूड 0 इन द नेचुरल नंबर्स देन नंबर्स इज आर कॉल्ड एज होल नंबर्स. ठीक है. तो ये हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं थी. रेड कलर में पीछे लिखी थी ये प्राकृतिक संख्याएं हैं. 1 से लेकर के अनंत तक जा रही हैं, इसी कंटिन्यू हैं. अगर हम इसमें 0 भी शामिल कर लें इन संख्याओं में, यानी 0 से लेकर के यहाँ नीचे बनाया हुआ है 0 से लेकर के ये अनंत तक, ये कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं. दीज आर कॉल्ड एज होल नंबर्स. नेक्स्ट वन. होल नंबर्स क्या होंगे? 0 से लेकर अनंत तक. नेचुरल नंबर्स क्या होंगे? 1 से लेकर अनंत तक. आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया शून्य क्या है, 0 क्या है? 0 अभी भी देखा है हमने, प्राकृतिक संख्याओं में तो 1 से शुरू होती हैं, प्राकृतिक संख्याओं में तो शून्य नहीं होता है, पूर्ण संख्याएं होती हैं. ठीक है. ये क्या? होल नंबर होता है. ठीक. तो 0 क्या है? ये परिमेय संख्या भी है, ये आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है. परिमेय है या अपरिमेय है, अभी फिलहाल ये पूर्ण संख्या भी है एक. ठीक. इतना याद रखेंगे. शून्य एक पूर्ण संख्या है. तो सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जितनी भी नेचुरल नंबर्स हैं, ये नेचुरल नंबर्स ही थे, ये नेचुरल नंबर्स ही तो थे 0 के बाद के, तो ये क्या है? ऑटोमेटिकली क्या होगा? ये होल नंबर्स भी कहलाएंगे. इसीलिए लिखता है ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स. अगर आपके एग्जाम में स्टेटमेंट, जैसे अभी हमने क्वेश्चन देखा है सीटेट 2019 का, इसी में स्टेटमेंट बना दे कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट और नॉट. एक स्टेटमेंट इसके साथ और डाल देगा आपके एग्जाम में कि इनमें से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 1. तो दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाएंगे. ठीक है. इस तरह से. तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपको एग्जाम में पूछा, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, आपने देखा 1 से शुरू हो रहे तो 1. और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अगर पूछेगा, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर 1 से शुरू हो रहे थे, 2 3 4 5 मैंने बताया था अनंत तक जा रहे हैं. यानी ये जो है डिफाइन नहीं है, नॉट पॉसिबल है बताना. क्योंकि आप अगर लास्ट में मान लीजिए करोड़वीं संख्या भी लिख देंगे, उसके बाद +1 ऐड कर देंगे तो नई संख्या आ जाएगी प्राकृतिक. एक एक के गैप पर चल रही थी ना प्राकृतिक संख्याएं. ठीक है.
तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखना पॉसिबल नहीं है, असंभव है। ये ऐसे ही आता है क्वेश्चन एग्जाम में। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, स्मॉलेस्ट होल नंबर, 0 था, होल नंबर है, ध्यान रखिएगा, होल नंबर 0 था, 0 से शुरुआत की थी। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमने यही तो डिस्कस किया है। देखो यही चीज़ तो है दोनों के लिए एप्लीकेबल, दोनों में ही नॉट पॉसिबल है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया आपके, शून्य की खोज किसने की थी? हु इन्वेंटेड, ठीक है, ये क्रिएट किसने किया था इसको, शून्य को? आर्यभट्ट ने किया था इसको, ठीक है, आर्यभट्ट। यस, एग्जाम में देशों के नाम आते हैं कि शून्य की खोज कहाँ पर हुई, तो आंसर हो जाएगा भारत में हुई, ठीक है। इनकी किताब थी आर्यभट्टियम, ठीक है, और आर्यभट्ट सिद्धांत किसकी थी? ये आर्यभट्ट की। इतिहास के कोर्स में डिस्कस करेंगे इन डिटेल इनको। अब आते हैं परवर्ती संख्याएं या पूर्ववर्ती संख्याएं, सक्सेसर नंबर्स, या फिर आगे आपके आएंगे प्रीडिसेसर्स नंबर्स, ठीक है। तो किसी भी संख्या को ले लो आप, कोई भी संख्या को उठा लो, किसी भी संख्या में अगर आप एक ऐड कर दोगे, एक जोड़ दोगे, उस संख्या के आगे की संख्या आपको मिल जाएगी। जैसे 5 एग्जाम्पल, 5 की पूछा है आपसे एग्जाम में, पूछेगा कि 5 की परवर्ती संख्या क्या है, 5 का सक्सेसर नंबर क्या होगा, तो 5 में तुरंत एक ऐड कर दीजिए। अगर 10 लाख में भी बोला है तो 10 लाख में एक ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 10 लाख एक। 100 में बोला है तो 100 में एक ऐड कर दीजिए, तो उसकी क्या मिल जाएगी, सक्सेसर नंबर मिल जाएगा आपको, परवर्ती संख्या मिल जाएगी। एग्जाम्पल खत्म। पूर्ववर्ती संख्या, ठीक है, इसको देखिए, किसी संख्या में अगर आप एक घटा दो, प्री मतलब पहले की, पूर्व मतलब पहले की, पर मतलब बाद की, ठीक है, तो किसी संख्या में एक घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है, ठीक है। 50 की पूर्ववर्ती यानी एक घटा दो 49। नाम याद रखेंगे इनके, किस में घटाना है किस में जोड़ना है। पूर्व मतलब पहले, पहले मतलब एक कम कर दो, कम करना है, दोनों में से एक ही जोड़ना है, एक ही कम करना है, तो एक को कम कर दो, पूर्व वाली आ जाएगी, प्री वाली आ जाएगी। नेक्स्ट वन, पूर्णांक क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। देखिए जितनी भी अभी हमने 1 2 3 4 5 पढ़े थे, ये क्या है, पॉजिटिव हैं, प्लस हैं ये, ठीक है। इनके साथ कोई जो सिंबल है, अगर हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं प्लस को यहाँ, तो इसका अंडरस्टूड है ये चीज़ कि ये प्लस की चीज़ें होती हैं। तो इनको बोलते हैं इंटीजर्स को, सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं जितनी, देखो ये ऋणात्मक संख्याएं मैंने यहाँ लिख दी। अब जितनी भी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं हैं वो सब पूर्णांक कहलाती हैं, इंटीजर कहलाती हैं। यानी अभी तक 1 2 3 जो प्राकृतिक संख्याओं को हम कह रहे थे, उनको हम पूर्णांक भी कहेंगे, ठीक है। शून्य है, शून्य ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है, ठीक, बट ये भी क्या है, एक इंटीजर रहेगा, ठीक। नेक्स्ट वन, अब देखिए इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स का कॉन्सेप्ट, ये सब सारे टाइप मैंने शामिल कर दिए हैं इसमें। पहली क्लास है और सेकंड क्लास से आपको बहुत इंटरेस्टिंगली चीज़ें अब समझ में आने लगेंगी, ठीक। तो इस वीडियो को अभी लास्ट तक बचा हुआ इसका पोर्शन, जिसमें अपरिमेय परिमेय संख्याएं, वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी टेट में, आपके सी टेट में भी, उसको जरूर कर लेना वहाँ तक। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः या पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं, वो सम संख्याएं कहलाती हैं। 2 से वही संख्याएं विभाजित होंगी जो कि 2 के टेबल में आ रही होंगी, ठीक है। सब में 2 छिपा होगा, 2 ही कम 2, 2 ही 4, 2 3 6, 2 जो काट 10, ठीक है। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, इस तरह से आप काटते चले जाएंगे, क्या आएगा, ये करते चले जाएंगे एग्जैक्टली। इसका मतलब 2 का टेबल जो है, या कहीं तक भी 20 के आगे बढ़ते चले जाओ, 2 के मल्टीपल कह सकते हैं। 2 के मल्टीपल मतलब किसी संख्या में 2 से गुणा होती चली गई है, वो सब क्या आएंगी, सम संख्या। या ऐसे कह लो जो 2 संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होने का मतलब है रिमाइंडर 0, शेषफल 0। जैसे 16 का ही एग्जाम्पल ले लो। 16 को हम बोल रहे हैं कि पूर्णतः विभाजित होने का क्या मतलब है, पूर्णतः डिविजिबल। विभाजित होने का इंग्लिश में मतलब होता है डिविजिबल। जिनको इंग्लिश में समझना है वो डिविजिबल समझेंगे। यहाँ विभाजित होने का मतलब कैसे करेंगे, इसको 2 से इसको डिवाइड करिए, हमने बोला है ना 2 से पूर्णतः विभाजित। 16 को काटिए, 8 बार जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा, 0 बचा, ये रिमाइंडर 0 है, शेषफल 0 है, तो तभी हम कहेंगे क्या, पूर्णतः विभाजित होती। रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो पूर्णतः विभाजित है, या शेषफल 0 है। तो ये होती हैं सम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती है, ऑड नंबर्स, वो संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। यानी रिमाइंडर यहाँ तो 0 आ रहा था इन केस में, अब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, कुछ और बचेगा 0 के अलावा। जब कभी ऐसा होता है कि रिमाइंडर 0 नहीं आता है, उसके अलावा कुछ भी आए 0 के अलावा, तो विषम संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो पाती। 17 को ही ले लीजिए या 15 को ले लीजिए, तो कितने होंगे, 2 8 16, और 1 बचा तो क्या हुआ, रिमाइंडर 0 तो नहीं हुआ, रिमाइंडर 1 हुआ। इसका मतलब क्या है, पूर्णतः विभाजित नहीं हो पाई 2 से। तो नंबर्स विच कैन नॉट बी डिविजिबल या डिवाइडेड बाई 2 इज कॉल्ड एज ऑड नंबर। ऑड नंबर 1 3 5 7, यानी इन नंबर्स के अलावा जो भी बचते चले जाएंगे वो क्या होंगे, विषम संख्याएं। नेक्स्ट वन, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, कॉम्पोजिट नंबर। वे संख्याएं जो 1 से कटती हैं या खुद के अलावा अन्य किसी दूसरी संख्या से पूरी तरह से डिविजिबल होती हैं, कट जाती हैं। 1 से कट रहा है 6, ठीक है। 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये भाज्य संख्या है, कॉम्पोजिट नंबर। इन पर क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो बनेंगे उनको सुनो, प्राइम नंबर्स पे क्वेश्चन बनते हैं। अभाज्य संख्या है, ठीक है, इस पर बहुत क्वेश्चन बनता है।
तो वो संख्याएं जो खुद से कटती हैं, एक तो खुद मतलब जो संख्या वो होगी इटसेल्फ खुद से कटेगी, ठीक है, और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटती, या तो एक से कटेगी या खुद से कटेगी, एक से या खुद से। इसका मतलब समझ लीजिए जैसे 2 से, और सबसे छोटी जो प्राइम नंबर जो होते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, यहीं से शुरुआत होती है, ठीक है, समझो इसको। 2 को अगर आप 1 से काटोगे तो 1 के टेबल में भी आता है, ठीक है, 1 2 जार, तो ये हो गया 1 दूनी 2, 0 आ गया रिमाइंडर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, खुद से कट रही है ये संख्या, सॉरी हाँ 1 से कट रही है, तो पहले 1 से चेक कर लिया, आप 2 से चेक करके देखो, 2 ही कम 2, 0, रिमाइंडर अभी भी 0, पहले भी 0। इसका मतलब अभी 2 को 3 से काट लोगे क्या, नहीं कट पाएगा, तो 2 क्या है, ये एक अभाज्य संख्या। ऐसे ही 3 को देखो, ये 3 भी 1 से कट रहा है, 1 3 3, यहाँ रिमाइंडर 0। 3 के अलावा अगर इसको 2 से भी काटोगे, 2 ही कम 2, तो यहाँ 2 लिखोगे, 1 रिमाइंडर बचेगा, तो 2 से नहीं कट पा रहा 3, ठीक है। कटने का मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो पा रहा है। तो इसके देखो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 51, आगे चलते चले जाओ, ऐसे ही वो संख्या खुद मिलती जाएंगी जो खुद से ही कटती हों केवल, और खुद से कटने के बाद में वो 1 से कटती हों, वही कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक। ये क्वेश्चन बना हुआ था आपका यूपी टेट का ही क्वेश्चन, देख लीजिए। एक ऐसी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, जो सम संख्या है। सवाल आपके एग्जाम में से पूछा जाता है कि वो कौन सी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है, ठीक है, 2, इसके अलावा कोई संख्या नहीं है आगे, ठीक। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा बना था, ये यूपी टेट 2017 का क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या अभी देखा था हमने 2 है। अगर इस तरह से पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चन, सारे चैप्टर्स आपके बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। वीडियो को लाइक करना भूल गए हो तो अभी कर दीजिए। रैशनल नंबर्स को बोलते हैं हम परिमेय संख्या, तो ऐसी संख्याएं जिनको आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो कहलाती हैं परिमेय संख्याएं या रैशनल नंबर्स, ठीक है, जो भिन्न आप कहते हैं, भिन्न या फ्रैक्शंस जो आप बोलते हैं। तो p जो है ऊपर जो है, अगर ये है p/q का मतलब है कि p इज डिवाइडेड इन q पार्ट्स, 1/2 को आपने लिखा है, तो इसका मतलब आपने 1 को 2 हिस्से, 1 को जो है आधा किया है, ठीक है, या 3 लिख दे 1/3, तो 1 के आपने क्या किए हैं, 3 हिस्से किए हैं। 1 को आप 4 लिख दे तो 1 के हमने 4 हिस्से किए हैं। ऐसे ही p के हमने q हिस्से किए हैं। तो कभी भी आपको ऊपर जो है p में जो है -1 2 3 माइनस के कोई भी चीज, कोई भी अंक हो सकता है माइनस का, इवन 0 भी हो सकता है ऊपर, ठीक है, p की जगह। और नीचे जो है, नीचे सिर्फ 0 नहीं होगा, 0 के अलावा कोई भी अंक होगा, ठीक है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक। अगर इसके अलावा यहाँ अगर मान लीजिए ऊपर 1 है, नीचे 0 लिख देंगे तो ये डिफाइंड नहीं होगी चीज़, ठीक है। बस इस चीज़ का ख्याल रखें। p इज़ नॉट इक्वल टू 0 लिखा रहेगा यहाँ पे, q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी q की वैल्यू हम बटे में 0 नहीं लेंगे कभी भी। तो ये भिन्न जो होती है, फ्रैक्शंस जो होती है, अंश बटे हर या न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, जिनको हिंदी इंग्लिश की प्रॉब्लम है वो यहाँ से सीख लो, पूरा मैंने दोनों लैंग्वेज में लिखा है। तो एग्जाम्पल क्या होंगे फ्रैक्शंस के, 8 को आप ए भी तो लिख सकते हैं 8/1, ये अभी भी तो 8 ही है, ठीक है। तो -7/5, 5/11, 1/7, 0, ये सब क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। 0 क्यों परिमेय संख्या कहा, 0 को आप जो है अगर इसको डिवाइड में 1 भी कर दोगे तो अभी भी क्या है, ये 0 ही है, ठीक है। तो ये अंश हो गया, ये हर हो गया, यानी p/q की फॉर्म में इनको लिखा जा सकता है। 2 को लिखा जा सकता है p/q की फॉर्म में, बिल्कुल, क्योंकि 1 से डिवाइड करके देख लो इसको, ये अभी भी क्या है, 2 ही रहेगा। तो ये p हो गया, ये q हो गया, तो हमने लिख दिया p/q की फॉर्म में, क्योंकि यहीं लिखा है हमने, कंडीशन ये थी p/q के रूप में लिखा हुआ। अब परिमेय संख्याएं होती कौन कौन सी हैं, जितने भी नंबर्स होंगे प्राकृतिक संख्याएं सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। दूसरा, जितने भी आपकी पूर्ण संख्याएं होती सारी परिमेय संख्याएं होती, यानी सॉरी 0 जो हमने देखा था वहाँ 0 क्या है, एक पूर्ण संख्या भी है प्लस एक परिमेय संख्या भी है, ठीक। माइनस वाली जितनी भी संख्याएं ये सब क्या है, परिमेय संख्याएं। समझ आया आपको। 2 एक परिमेय संख्या, देखो 2 को मैं 2/1 भी तो लिख सकता हूँ, अभी ये p/q का फॉर्म बन गया है यहाँ। ऐसे ही 5 को लिख सकता हूँ, ठीक है, ऐसे ही 0 को भी लिख सकते हैं हम लोग। अब है क्यूब रूट 27। क्यूब रूट 27 का क्या मतलब है, एक परिमेय संख्या, एक रैशनल नंबर। इसका क्या मतलब है, क्यूब रूट 27 का मतलब आप इसको 3 टाइम भी तो तोड़ सकते हैं, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ठीक है। जब क्यूब रूट होता है तो आप इसको जब बाहर निकालते हैं तो ये देखिए 3 की पावर 3 सॉरी 3 की पावर 3 है, और यहाँ पर इसका ये 1/3। अगर ये क्यूब रूट लगा हुआ है तो उसको 1/3 आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, ये सर्ड एंड इंडाइसिस में आएगा, ये वाला चैप्टर हमारा, वहाँ करते हैं इसको हम। अभी आप इतना समझ पा रहे होंगे कि इसको हम 3 लिख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो इसका मतलब 3 का मतलब क्या, 3/1, यानी p/q की फॉर्म है। तो ये आप समझ जाइएगा, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट वन, तो क्यूब रूट 27 एक परिमेय संख्या, एक रैशनल नंबर है, ठीक। ये मैंने करके दिखाया यहाँ पर। और 1.444444 अनंत तक 1.4
चार, एक दशमलव के बाद जो है 4 रिपीट हो रहा है, अनंत तक चला जा रहा है, कहीं भी रुक नहीं रहा है। जब कभी ऐसी संख्या आपको नजर आती है, कोई संख्या अगर दशमलव के बाद में, कोई भी संख्या दशमलव के बाद में चली जा रही है बस, तो आप क्या करोगे, रिपीट हो जा रही है तो उसको जो है, जो भी संख्या रिपीट हो रही है उसके ऊपर एक ऐसा बार लगा दो। 4 रिपीट हो रहा है बार बार दशमलव के बाद में, 4 के ऊपर क्या करेंगे आप, यहाँ पर एक बार लगा देंगे, इसको बोलते हैं बार। बार भी टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा, एक क्वेश्चन आता है आपका सी टैट में, यहाँ से यूपी टैट में भी आता है, ठीक है। बार को भी डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में, सब समझ जाओगे यहाँ से, ठीक। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। तो ये जो संख्याएं होती हैं ये भी क्या होती हैं, रैशनल नंबर्स। इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, 1 प्लस आपको 4, अगर एक संख्या के दशमलव के बाद एक संख्या के ऊपर बार लगाए तो उसके नीचे हम डिवाइड में 9 लिखते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, नीचे 9 हो गया, ऊपर हो गया 13 डिवाइड बाई 9, तो ये क्या है, P/Q की फॉर्म बन रही है। यानी आप ये समझ जाइए कंप्लीटली कि जितने पे भी बार लगा होगा ना, जिन संख्याओं पर बार वाली संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं होंगी। 2.76, अब 2 के ऊपर बार लगा दिया, डायरेक्टली बोला है कि ये संख्या परिमेय संख्या है कि नहीं, बिल्कुल परिमेय संख्या है, क्योंकि मैंने बताया था जितनी बार भी रिपीट होते हैं वो बार बार, अगर इसके 76 के ऊपर बार लगाया तो इसका मतलब 76 हर बार रिपीट हो रहा है। बार वाले टॉपिक में बहुत अच्छे से समझेंगे, यहाँ सिर्फ एग्जाम्पल समझिए कि ये क्या होते हैं, परिमेय नंबर्स, परिमेय संख्या। ये भी परिमेय संख्या है, दशमलव के बाद 3 पे नहीं है, 4 पे है, तो सिर्फ जिस पर है उसी का रिपीटेशन है, 4 का ही रिपीटेशन, क्योंकि 4 के ऊपर, अगर 3 के ऊपर होता तो 34 आता। नेक्स्ट वन, अगर किसी संख्या में दशमलव या पॉइंट के बाद अगर कोई पुनरावृत्ति रिपीटेशन होती है किसी 1 अंकी या 2 अंकी, तो वे संख्याएं परिमेय होती हैं, ठीक है, समझ गए। तो P/Q की फॉर्म है, तो शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है, शून्य एक पूर्ण संख्या भी है। अभी तो देखा था ये चीज़ है, 0/1 है, ये परिभाषित है, अगर इसको रिवर्स कर दोगे तो ये अपरिभाषित होती है, ठीक है, मैथ्स की लैंग्वेज में। अब आते हैं रैशनल नंबर के एग्जाम्पल्स, देख लो। ये भी रैशनल नंबर है। अब आप समझ जाओगे, कहीं भी बता दोगे, सभी भिन्न क्या कहलाती है, परिमेय संख्या है, सभी पूर्ण वर्ग क्या कहलाते हैं, परिमेय संख्या है। और आसान कर दिया मैंने आपके लिए, क्यों कहलाती है, यहाँ इसको सॉल्व कर दिया मैंने। 2 बचा है, 2 को तो हम लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में, √3 को हम लिख सकते हैं 3 × 3, तो ये 3 बाहर आ जाएगा, इससे 3/1 लिख सकते हैं P/Q। तो ये सभी क्या होती है, परिमेय संख्या। ये भी क्योंकि रिपीट हो रहे हैं, 63 और ये, ठीक। अब है लास्ट वन है इरेशनल नंबर। तो यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन बने आपके एग्जाम में, ठीक। हमारा सारे टॉपिक ऐसे ही रहेंगे, मैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स के सी टैट और यूपी टैट SSC रेलवे के सब क्वेश्चन शामिल करता हुआ चला जाऊंगा, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिनको P/Q के रूप में ना ही लिखा जा सके, जैसे पाई एक क्या है, इरेशनल नंबर, ई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि रूट क्या है, एक परिमेय संख्या है, √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, कौन सी संख्या है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन बना आपके एग्जाम में, पूछता है कि अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22/7 की ये लगभग वैल्यू होती है, अप्रॉक्सीमेट। अगर इसको आप ओपन करोगे तो ये होता है 3.141596 ये ऐसे ही बढ़ता रहेगा। यहाँ पर कभी भी जो है रिपीटेशन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 4 आ गया, इन 9 के बाद में 4, 5, 6 से कुछ भी रिपीट होना शुरू हो, यहाँ कभी भी रिपीट नहीं होगा, हर बार नया नंबर आएगा, नया डिजिट आएगा इनके आगे, ठीक। जब कभी ऐसे नंबर होते हैं दशमलव के बाद हमारे कभी रिपीटेशन नहीं आता है, तो वो सारी संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम जो है इसका जो वैल्यू लेते हैं पाई का 3.14 लेते हैं, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ये कहीं भी जाकर कंप्लीट नहीं हो पाता है, इसलिए लेते हैं। √2 की वैल्यू क्या है, इसको जब हम ऊपर करते हैं ना, क्यूब, इसका 2 का जो है रूट हम निकालते हैं वर्गमूल, तो ये ऐसे आता है। ये भी कहीं भी संख्याएं दशमलव के बाद कहीं खत्म नहीं होती, ऐसे ही √3 में कहीं संख्याएं खत्म नहीं होती। 4 के केस में ऐसा नहीं था, √4 को आप 2 बोलते हैं, रूट आप 9 को बोलते हैं 3, जैसे अभी देखा था, वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था। बट ये वाले जो हैं ये सब क्या हैं, इरेशनल नंबर, ये याद रखेंगे। ई की वैल्यू भी क्या होती है, 2.13 समथिंग कुछ होती है, ठीक है। तो वो भी क्या है, रिपीटेशन नहीं होता है उसमें, ये सब ऐसे ही आगे तक चलता चला जाता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा पहला लेक्चर, यहाँ ख़त्म करते हैं इसको। और अगले इसमें जो है क्वेश्चंस आप जो है यूनिटरी मेथड को अप्लाई करेंगे, यूनिटरी मेथड नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, यूनिटरी मेथड, उस पर क्वेश्चन बने हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। यूनिटरी मेथड के साथ में हम फिर करेंगे बार। तो सारे क्वेश्चंस, अभी किसी ने कहा था कि सबसे पहले सबसे टफ पढ़ाना है, इसमें सबसे टफ टॉपिक जो है मैथ्स का, टफ नहीं करेंगे शुरुआत से, बिल्कुल। आप ऐसा नहीं कि डायरेक्टली अगर आपको पहली छत पे चढ़ना है, फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, तो सारी की सारी पूरी डायरेक्टली जो ऊपर वाली सीढ़ी है वो डायरेक्टली उस पर पहुंचेगी। स्टेयर पे जो आपके स्टेप्स होते हैं, पहले ही स्टेप पे आपको कदम रखना पड़ता है। जब बुनियाद ही मजबूत नहीं होगी, फाउंडेशन ही मजबूत नहीं है, तो ऊपर चढ़ के क्या करोगे, गिर जाओगे मुंह के बल, ठीक है। तो यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, वो जो जहाँ चीज़ आप पहुँचना चाह रहे हैं मैं पहुँचा दूंगा, ठीक है। हम मैथ्स का अपना पैटर्न है, सीक्वेंस है, इसको फॉलो करिए हर सब्जेक्ट का, मेरे जहाँ से जितना भी पढ़ोगे सबका सीक्वेंस रहेगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा अपने साथियों के साथ में, ताकि इस कोर्स को हम जो है कंटिन्यू करें। आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा, मैं पहले बताता हूँ, कोर्स वही चलेगा अगर आप लोग देखते ज़्यादा हैं उसको तब।
थैंक यू सो मच।